अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कंजर्वेशन की है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब बेटा अगर इन जनरल बात की जाए, एक जैसा रहना। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को काउंटिंग के साथ बनाया हुआ है। हर चीज़ बैलेंस्ड में है। जो चीज़ जहाँ से आती है उसने वहाँ पे वापस जाना होता है। एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, दूसरी उसी की जगह पे आ जाती है। इसे कंजर्वेशन का नाम दिया जाता है। तो मोमेंटम का लॉ, जिस तरह आप लोगों ने एनर्जी लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होता है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी तरह हमारे पास है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले आप 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है, सिर्फ आप लोगों ने साथ साथ डेरिवेशन करनी है। कि डेरिवेशन हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो बेटा लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम को डिफाइन करने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एन आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम किसे कहा जाता है? हमने कहा ना आइडियल सिस्टम लेंगे। सबसे पहले तो आइडियल से पहले और साथ इसके साथ एक वर्ड यूज किया जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज द सिस्टम? एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर, एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, जैसे कि एक बाउंड्री है, दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, ये हमारे पास बनाती हैं सिस्टम। मैं फिर बता रहा हूं, एक स्पेसिफिक बाउंड्री, एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर दो या दो से ज्यादा बॉडीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, वो क्या बना रही हैं? सिस्टम। अब अगर इस सिस्टम पर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, तो वो सिस्टम हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे सिस्टम हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है कि ग्लास वेसल के अंदर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी जगह पे रह रहे हैं। लाइक मैं ये बात कर लेता हूं, मेरे पास एक पानी का जग है, यहां तक इसमें पानी फिलअप है, तो भाई ये भी एक सिस्टम बना रहा है। पानी के मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक बाउंड्री के रीजन के अंदर मौजूद हैं, तो ये एक सिस्टम है और इनसे बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये आपके पास क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमारे पास हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। अब लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट ये है बेटा, इसको मैं रेज कर रहा हूं साथ ही। आइसोलेटेड सिस्टम क्लियर हो गया, जिस पर बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट ना करे, उसको हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। अब बेटा बात करते हैं स्टेटमेंट की, और उसके बाद उस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है, साबित करके दिखाना है कि हमने जो बात लिखी है वो बिल्कुल ऐसे ही है। लॉ को हम चेंज नहीं करते। सो द टोटल लीनियर मोमेंटम, द टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर का आपको मतलब पता है, जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए तो यहां पे कंजर्वेशन का वर्ड है, एक जैसा, रिमेन्स कांस्टेंट। इसको मैंने बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, आप भी ऐसे ही पेपर में लिखेंगे। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हम यहां पे टू स्फेरिकल बॉल्स लेते हैं, स्मूथ और हार्ड, टू स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स। एक आइसोलेटेड सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया। मेरे पास दो बॉल्स हैं, एक का मैस है m1, दूसरे का मैस है m2। बड़ी ही आसान डेरिवेशन है, सिर्फ साथ साथ समझना है। बोथ आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बोथ आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। अब बेटा यहां पे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझनी है वो ये है, ये बॉल मूव कर रही हैं और मूव करते हुए ये रोल नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ स्लाइड कर रही है, एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है, घूम नहीं रही। अगर घूम रही होंगी तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा।
तो फिलहाल ये बॉल्स क्या करिए, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में दोनों बॉल्स, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है। ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है इसको हम नाम दे देते हैं v1 का, और ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है इसको नाम दे दिया v2 का। ये हमारे पास आ गया। अब देखें मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों का मोमेंटम, अगर टोटल मोमेंटम की बात कर रहा हूं, द टोटल लीनियर मोमेंटम, दोनों का क्या बनेगा, m1v1 प्लस m2v2। इन दोनों के आपस में किसी तरह से इंटरेक्शन से पहले, किसी किस्म के इंटरेक्शन से पहले, एक दूसरे के कोलाइड होने से पहले, इनका जो टोटल मोमेंटम बन रहा है वो बन रहा है m1v1 प्लस m2v2। फिर क्या होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, v1 कोलाइड करता है v2 से, m1 m2 दोनों आपस में टकरा गए कोलाइड करके। ये हमारे पास है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले की सिचुएशन। जब टकरा गए तो जहरी सी बात है बेटा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स। m1 जो m2 पे फोर्स लगा रहा है उसको मैंने नाम दे दिया F का। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, m1 m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, m2 m1 पे फोर्स लगाए। जब दोनों चीजें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती हैं, फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो बेटा m2 भी किस पे लगाएगा, m1 पे फोर्स, तो मैं इसको एक नया नाम दे देता हूं F प्राइम का, ऊपर ये डैश लगा दिया F प्राइम। इसका मतलब जब ये टकराएंगे तो इनकी एक की वेलोसिटी कम हो जाएगी, किसी की स्पीड, दो चीजें अब बॉल आपस में जा रही हैं, एक चीज दूसरी से जाकर स्ट्राइक करती है, जिस तरह स्नोकर में होता है, तो एक की स्पीड कम हो जाती है, दूसरे की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ, सिंपली अगर मैं ये बात कहूं कि दोनों की वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज। जब दोनों की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। तो आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद हम ये बात करते हैं m1 और m2 ये मूव कर रहे हैं v1 प्राइम वेलोसिटी से, नया नाम दे दिया, और ये मूव कर रहे हैं v2 प्राइम वेलोसिटी से। दोबारा फिर ये बात करता हूं, हमने स्टार्ट किया टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने ये दो बॉल का सिस्टम आइसोलेटेड लिया, इसका मतलब ये है कि इन पे बाहर से किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन की कोई फोर्स या कोई ग्रेविटी ऐसी वैसी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये सिर्फ सिंपली एक डायरेक्शन में स्लाइड कर रहे हैं। तो टकराने से पहले इनका टोटल मोमेंटम, वो कहते हैं टोटल मोमेंटम टकराने से पहले देखो, टकराने के बाद देखो, बिल्कुल एक जैसा होगा। टकराने से पहले इसका मोमेंटम आ रहा है m1 v1 प्लस m2 v2। तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दोनों का टोटल, दोनों को ऐड करना होगा। ये हमारे पास किया गया। जब ये टकराते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, m1 फोर्स लगाएगा m2 पे, m2 फोर्स लगा रहा है m1 पे, m1 ने जो m2 पे फोर्स लगाई उसको हमने नाम दे दिया F का, m2 जो m1 पे फोर्स लगा रहा है उसको हम नाम देते हैं F प्राइम का। अब हमें कैलकुलेट करना है कि m1 मास में कितना मोमेंटम में चेंज आया और m2 मास में कितना मोमेंटम में चेंज आया। हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम। टू फाइंड change in momentum, to find change in momentum for mass m1, for mass m1। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होगा, यहां से करने के बाद मैं इसको रेज कर दूंगा, जरा देख लीजिएगा। टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम फॉर मास m1, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा आपके पास, इक्वल चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही तरीका होता है ना हमारे पास, हम फाइनल मोमेंटम से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनिशियल मोमेंटम को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज इन मोमेंटम। प्रीवियसली टॉपिक पढ़ चुके हैं हम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये चीज का m1 का, m1 v1 प्राइम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, माइनस इनिशियली क्या आएगा, ये वाला m1 के लिए m1 v1, ये आ गया। अब आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आता है बेटा, फोर्स
इंटू टाइम। ये बात समझ आ गई? MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाई T होता था, तो उसके लिहाज से देख ला। लेकिन ये फोर्स क्या लग रही है इसके ऊपर? M1 पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है बेटा? F प्राइम। तो मैंने यहां लिख दिया F प्राइम। दोबारा से ये चीज बता देता हूं, चेंज इन मोमेंटम आपको पता होता है बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसीलिए मैंने कहा फाइनल मोमेंटम क्या आ रहा है आपके पास, मैस M1 के लिए सिर्फ देख रहे हैं M1 V1 प्राइम, फाइनल तो यही है। वहां पे हमने VF कहा था, यहां पे V1 प्राइम कह दिया। इनिशियल के लिए M1 V1, तो इनिशियल माइनस M1 V1। और किसके लिए देख रहे थे? M1। तो M1 पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है? F प्राइम मल्टीप्लाई बाय T। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। अब बेटा दूसरा देखते हैं, फाइंड चेंज इन मोमेंटम फॉर मैस M2। मैं लिख रहा हूं सिर्फ सिंपल फॉर M2। सेम इक्वेशन आएगी। M2 के लिए फाइनल क्या है? M2 V2 प्राइम, और यहां से M2 V2। चेंज ऐसे ही कैलकुलेट करते ना कि बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते। तो हमने क्या किया? बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां क्या आ जाएगा? अब M2 पे कौन सी फोर्स लग रही है? सिंपल F मल्टीप्लाई बाय T। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर बी का। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। आगे आपके पास चेंज इन मोमेंटम दोनों का हमने भी 4 इक्वेशन देखा, M1 1V प्लस M2 V2। अब देखना है कि पहला और बाद वाला मोमेंटम क्या एक जैसा है? दोनों को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अब ये देखो बेटा, ये एक्शन था और ये रिएक्शन था। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब मुझे टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है मैस M1 का और मैस M2 का। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। मैं यहां से थोड़ा सा रेस कर रहा हूं। हमारे पास दोनों मोमेंटम को हमें ऐड करना है। यहां पे लिख लेता हूं सबसे पहले बाय एडिंग ए या बाय एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए को बी में ऐड करने से यहां देखें F प्राइम मल्टीप्लाई बाय T। अब ये चीज देखो बेटा, ऐड करते हुए साइन हम प्लस का लगाते हैं, लेकिन यहां पे देखें मैं लिख रहा हूं माइनस F प्राइम मल्टीप्लाई बाय T। ये एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल तो हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट। F प्राइम अगर इस डायरेक्शन में है तो F उस डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए दरमियान में साइन क्या आ गया? नेगेटिव। अब जब मैं ये कहूं कि 5 और 5 दोनों इक्वल हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या आ रही है? ऑपोजिट, तो इनका नेट क्या आएगा आपके पास? 0। इस तरह F और माइनस F, ये F और F प्राइम दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या आ रही है आपके पास? ऑपोजिट। जब डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा तो इनका सम भी वैसे आपके पास 0 आएगा। अब देख लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1। इसके अंदर आप दूसरी इक्वेशन ऐड करनी है। इक्वेशंस ऐड करते हुए हमेशा याद रखें, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। यहां आ गया बेटा M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें क्या आ रही है? प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अब हमें पता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इसकी वजह से ही लेफ्ट हैंड साइड पे तो सारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या बचा वहां पे? M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1। मैंने कल भी कहा था कि आपके पास आपका रजिस्टर होना चाहिए जहां पे आप ये कैलकुलेशन, ये सारी डेरिवेशन कर सके, और ये आपने अपनी बुक पे करनी है। माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2 आ गया। अब ये देखिए बेटा, हम माइनस वाली वैल्यूज को इधर ले आते हैं, इधर बन गया M1 V1 प्लस M2 V2। इधर क्या बचा जी? M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। एक्चुअली दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हम चाह रहे थे। अब हमें इस इक्वेशन का मतलब ये चीज क्या बता रही है? द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स M1 M2 बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जब इक्वेशन में ये इक्वलिटी का साइन आ जाए तो हमारे पास ये 100% श्योरिटी होती है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के।
इसका जो आंसर होगा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर इसका भी होगा, लेकिन कंडीशन क्या थी कि लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम में आप सिस्टम कौन सा लेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। मैं दोबारा फिर इसकी इक्वेशन बता देता हूं, द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स m1 m2 बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आपके बात सामने ये चीज प्रूव हो चुकी है कि भाई बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम था वही मोमेंटम क्या आ रहा था आपके पास आफ्टर द कोलिजन, किस सिस्टम में, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसका मैं ना बड़ा आसान सा मतलब बताता हूं। m1 और m2 सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, v1 की वेलोसिटी ज्यादा थी और v2 की वेलोसिटी कम थी। जब पहली बॉल दूसरे को जाके टकराएगी v2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और v1 की वेलोसिटी क्या रहेगी, थोड़ी सी कम। दोनों के मैसेज में तो कोई फर्क नहीं आया। प्रोडक्ट करके दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर पहले केस में भी सेम आएगा और दूसरे केस में भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। फर्ज करें पहले वाले की वेलोसिटी कम थी, दूसरे की ज्यादा थी, दूसरे में दूसरे की वेलोसिटी कम होगी और पहले वाले की कम होगी। तो दोनों का प्रोडक्ट जब दोनों को ऐड करोगे, ये वाला और ये वाला दोनों को ऐड करेंगे, ये टोटल और ये टोटल अप्रोक्सीमेट क्या आएंगे, सेम। इसे हम नाम दे देते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग के लिहाज से। अब जरा अपनी बुक में देख लें, किसी जगह पे आपको लग रहा हो किसी कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने दो बॉल्स ली m1 m2, इनके लिए शर्त है दो हॉट बॉल हो, इंटरेक्टिंग, दो आपस में इंटरेक्ट करें और मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ये लाइन मैंने इसलिए रेज नहीं की, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। और सिस्टम कौन सा सिस्टम होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो यहां पे मैंने कुछ कहा है कि यहां पे एयर फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही थी, यहां पे वो फोर्स लगी, ऐसा कुछ भी नहीं। दो बॉल्स आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट, दैट्स इट। इसके अलावा हमने किसी किस्म की कोई और फोर्स की बात नहीं करनी। हमने देखा इनिशियली बिफोर द कोलिजन दोनों का मोमेंटम आ रहा है m1 v1 प्लस m2 v2। फिर दोनों ने आपस में क्या किया, कोलाइड। जब टक्कर खाई, दोनों आपस में कोलाइड कर गई, m1 ने फोर्स लगाई m2 पे, m2 ने फोर्स लगाई m1 पे। ये लॉ तो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन। तो ये बेटा f और f प्राइम दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर आपके पास बिल्कुल क्या आएगा, जीरो। अब यहां देखो f प्लस f प्राइम इज इक्वल टू जीरो, उधर जीरो बचेगा। तो यहां पे आपने क्या कि हम देखते हैं कि मोमेंटम में जब दोनों बॉल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, इंटरेक्शन की वजह से एक दोनों की वेलोसिटी में चेंज आता है। एक की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, दूसरी की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो दोनों के जरिए स्पीड चेंज होगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज। हमने वो चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम से हमने सब्ट्रैक्ट किया इनिशियल मोमेंटम को, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। हमने ये चीज देखी है, जो m1 पे फोर्स लग रही थी वो f प्राइम, इसलिए मैंने लिखा यहां पे f प्राइम मल्टीप्लाई बाय t। ये फॉर्मूला आपको पता है चेंज इन मोमेंटम का। उसके बाद फॉर m2 f2t, ये चीज आ गई। मैंने दोनों का टोटल निकालना था और ये चीज प्रूव करनी थी कि इनिशियली बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन आपका मोमेंटम बिल्कुल क्या आ रहा है, एक जैसा। तो मैंने दोनों को जब ऐड किया तो मेरे पास ये चीज प्रूव होगी। देखो v1 वेलोसिटी थी बिफोर द कोलिजन, v2 वेलोसिटी थी बिफोर द कोलिजन, मैस भी वही है। दोनों को ऐड किया, वो किसके इक्वल आ रहा है, दरमियान में इक्वलिटी साइन हमें ये श्योर कर रही है, हमें ये बता रही है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द आफ्टर मोमेंटम या मोमेंटम आफ्टर दी कोलिजन। तो ये चीज क्लियर होगी, इसे कहते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मैं कमेंट्स में आपके आंसर्स देख लेता हूं, अगर किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक था। कल हम करेंगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, साथ ही करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और आप मुझे कमेंट्स में बता दें जहां से अगर आपको फिर भी डेरिवेशन दोबारा से करवा लूं। जी बेटा ये हो गया। अब बेटे आप लोगों का आज टेस्ट भी होगा और मैं आपको बता दूंगा जब टेस्ट स्टार्ट होगा 3 मिनट के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा एग्जैक्ट 50 पे। तो 4 मिनट है, आपने इसके बारे में किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटे कि आप लोगों ने सबसे पहले हमेशा लिखनी होती है स्टेटमेंट जब भी लॉ होता है।
उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम वगैरह वगैरह जो भी आप लिखते हो, उसकी डेरिवेशन देख लें। ये जैसी डेरिवेशन मैंने की है, आपने एग्जैक्ट यही डेरिवेशन अपनी कॉपीज पे प्रैक्टिस करनी है। और असाइनमेंट में जैसे आप पोस्ट कर रहे हो, सिर्फ एक बच्ची बार बार पोस्ट करी, उसका उदाहरण मुकद्दस का, बाकी लोगों के कमेंट्स में आए थे, तो आप लोग कमेंट्स में जैसे मैं अपडेट करता हूं कि आप यहां पे असाइनमेंट पोस्ट करें, तो कमेंट्स में जाके पोस्ट कर दें ताकि मेरे पास आपकी असाइनमेंट आ जाए। और आपने ये बिल्कुल वैसे ही वैसे ही करना है। और दूसरी ये चीज, आज कल और परसों, आज से रेलिवेंट जितने भी चैप्टर नंबर 3 के हमारे 3 से 4 टॉपिक्स रह गए, सबके अंदर एक लेंथी डेरिवेशन है। लेकिन यह चीज क्लियरली बता देता हूं कि बहुत बहुत आसान है, सिर्फ देखने में लेंथी है, लेकिन आपको अपना पेन या रजिस्टर पास रखना होगा और साथ साथ सॉल्व करना होगा। आप कमेंट्स में बता दें कोई मसला है तो। सर क्लियर है, चलो अच्छी बात है बेटा, अगर आप लोगों को क्लियर है। ये किसी ने बोला है, आमिर बोल रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, हमें हेल्प आउट कर रहा है कि जी इस चीज को प्रूव करने के, देखो पूरी कायनात में, इस पूरी कुदरत में अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है बिल्कुल बैलेंस्ड वे के साथ बनाई है, काउंटिंग में बनाई है। जैसे कि जो चीज जहां से आनी उसने वापस चले जाना है, रूह हमेशा वापस चली जाती क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आई थी। आइंस्टाइन ने यह बताया था कि जब ये कायनात बनाएगी तो एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया गया। जब क्यामत आएगी यही मैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। तो हर चीज ने बिल्कुल सेम रहना, एक जैसा रहना, इसलिए कहते हैं लॉ कंजर्वेशन। इस चीज को हम बदल नहीं सकते, इसे कंजर्वेशन कहते हैं। ये एनर्जी का भी है, ये मैस का भी है, और ये हमारे पास अब आज हमने किसका पढ़ा बेटा? मोमेंटम का। और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यही लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कुछ बात पूछनी है तो आप पूछ लें। आपका टेस्ट स्टार्ट होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया। कल का टॉपिक मैं फिर आपको बता रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा अपना लेक्चर मिस ना करे। आज की स्ट्रेंथ बिल्कुल अच्छी है, रोज यही स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और देखो सबसे ज्यादा अच्छे फायदे वाली बात ये होती है जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो आपका फायदा हो जाता है। हाँ जी, आपके पास एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स रह गए। हाँ, अगर जो लोग YouTube पे हैं वो campus.pk पे आके अपना लाइव हो जाए ताकि आपका टेस्ट स्टार्ट हो सके। YouTube पे टेस्ट नहीं होगा, campus.pk पे जाके आपका टेस्ट होगा, अदरवाइज आपको टेस्ट शो नहीं होगा। इसलिए आप campus.pk पे जाके लॉग इन हो जाए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड हो जाए। 30 सेकेंड से भी कम टाइम रह गया आपका टेस्ट स्टार्ट होने में। एंड होपफुली, और चैप्टर नंबर 3 इसी से रेलिवेंट होगा और बहुत आसान है। तो आज पता चलेगा किस किस के पूरे पूरे नंबर आते हैं। उस दिन तो सबने ही ले लिए थे। बस टाइम स्टार्ट होने वाला है आपका, अभी देखते हैं। दो 3 सेकंड ही रह गए। आपका टेस्ट अब स्टार्ट होने वाला है और स्टार्ट हो चुके हैं। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद देखिएगा क्या उसका आंसर बनता है। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ के, बहुत ही आसान है। आपसे रेलेवेंट जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं उनसे ये पेपर बनाया गया, ये टेस्ट बनाया गया आपका। जी टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। सी ठीक है। आपका टेस्ट खत्म होने में एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट रह चुके हैं और उससे भी कम टाइम है। जल्दी से करें बेटा। और आज मुझे देखने हैं किसके कितने अच्छे नंबर आते हैं। और आपकी असाइनमेंट मैं दोबारा फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पोस्ट कर दिया करूँगा और वहाँ भी एप्रिसिएशन होगी। तो असाइनमेंट बनाने में टाइम वेस्ट किया करें, कमेंट्स करने में नहीं। और कुछ लोग असाइनमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे, सिर्फ कमेंट्स कर रहे हैं।
जो लोग YouTube पे लाइव हैं वो लोग campus.pk पे अपना टेस्ट देखा करें, वहाँ पे टेस्ट शो होता है। YouTube पे टेस्ट नहीं आता, आपको campus.pk पे रजिस्टर्ड होना होगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें कौन से पैसे लगते हैं आपके, तो इसलिए बेटा पहले campus.pk पे आप जाके रजिस्टर्ड हो जाएं ताकि आपकी डेली एवेल्युएशन भी हो सके। टेस्ट आपका बिल्कुल एंड होने वाला है, लास्ट सेकंड्स चल रहे हैं आपके, अप्रोक्सीमेट 1 मिनट रह गया आपके पास। टाइम बिल्कुल एंड होने वाला है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ के जल्दी से देख लें आप। जी आपका टाइम बिल्कुल एंड होने वाला है, बिल्कुल एंड। एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स आप लोगों के पास हैं। 27 पे चल रहा है। MCQs बिल्कुल मुश्किल नहीं थे, 5 से 10 सेकंड वाले थे, इसके लिए फिर भी आपको अच्छा खासा टाइम दे दिया गया। ठीक है आयशा बेटा, हम देख लेते हैं। अगर आपने पेज पे पोस्ट की थी मैं अभी देख लेता हूँ, आप कमेंट्स में जाके कर दिए करें जिनकी पोस्ट मेरे पास शो ना हो। टेस्ट आपका वाइंड अप होने के लिए सिर्फ 2 सेकंड रह गए और आपके नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। करेक्ट आंसर्स भी आप देख लें। अभी आपके स्क्रीन पे आपके नंबर भी शो हो जाएंगे जैसे टेस्ट आपका सबमिट होता है। जी नंबर आपके मेरे पास आ गए, ये देख लें आज की क्या सूरत हाल है आपकी। एशा 3, अली 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3। आई डिडंट फाइंड इवन अ सिंगल पर्सन जिसने आपके पास 5 आउट ऑफ 5 लिए हों। 3 आप करेक्ट आंसर्स देख लें और अपनी करेक्शन कर लें। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी थी जो आपकी बुक में ना लिखी और उसे आउट ऑफ बस आ गया हो। बिल्कुल सैफ आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अब्बास आप भी, फातिमा आप भी, अब्दुल्ला बिल्कुल बहुत बुरी बात है, आपके सिर्फ 1 नंबर आया है। और वसीम शाबाश 3 नंबर लिए, इशा 3, कशफ 2, किरण 2 हैं, हसन 3। अब आप अपने करेक्ट आंसर्स देख लें, एक दफ़ा चेक कर लें कि क्या आंसर्स आते हैं और अगर आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही आसान था बेटे। सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी कि हर चीज़ मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू द अदर। अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो हर ऑब्जेक्ट पूरी कायनात मूव कर रही है। एक तो वो आ जाना था आपके पास। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट कल के टेस्ट के लिए बी रेडी, इंशाल्लाह वो इससे भी बेहतर होगा। हो गया सर, अल्लाह हाफिज। चलें कल इंशाल्लाह कल दोबारा फिर टेस्ट होगा। ब्रिचुअल मीन्स क्या होता है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जर्वर, दूसरों के लिहाज से। जैसे कि प्लेटफॉर्म ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन हमारे लिहाज से वो चीज़ मोशन में, क्योंकि अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह वो चीज़ मूव कर रही है। इसलिए अर्थ से अलावा कोई दूसरी जगह से कोई बंदा कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करी अर्थ को तो वो किस में आएगी, मोशन में। तो इस तरह हर चीज़ मोशन में किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से। चलिए इंशाल्लाह कल फिर आपकी क्लास होगी 4:20 से 4:55। कल का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना कीजिएगा। और जो लोग यूट्यूब पे लाइव होते हैं वो campus.pk पे रजिस्टर्ड हो जाएं और कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और कल अपना पेन पेपर बिल्कुल अपने पास रखिएगा और तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।